Sorry for the interruption. My mobile is fall down, so that's why there is a little interruption. So we start again from here. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमने अभी तक पढ़ा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी स्क्वायर यानी कि डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन की डिफाइन करा, साइज और साइज स्क्वायर को, ठीक है। उसने एनर्जी के बारे में बताया। 3 वेरिएबल्स निकल के आते हैं से जिससे कि हम 3 क्वांटम नंबर्स डिफाइन करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि यहाँ से नहीं आता है, ठीक। तो ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं। सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर रहे थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम एन से डिफाइन करते हैं, दैट इज द एनर्जी ऑफ शेल। तो एनर्जी ऑफ शेल क्या होती है कि एज यू मूव डाउन द अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इतना ही। देन वी कम टू द एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है सबशेल्स के बारे में। इट टेल्स अबाउट द सबशेल्स। अब ये कैसे सबशेल्स के बारे में? सबशेल्स यानी कि जैसे हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जैसे ये शेल है, इस शेल में कौन सी सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो सबशेल्स हैं दे आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। सबशेल्स एक तरह से वो प्लेस होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो सबशेल्स को, सो एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम डिफाइन करते हैं, इट इज फ्रॉम L to n-1, ठीक है। इट वेरीज फ्रॉम L to n-1। अब L क्या है? जैसे हम n के लिए डिफाइन करें, सबसे पहले n1 2 3 4, ठीक है। अब L को हम डिफाइन करें, L इट इज फ्रॉम L to n-1। तो L से L0 to n-1, ठीक। अब अगर L की वैल्यू क्या है, 0 है, तो हम कह सकते हैं अगर n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पुट करें तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये L कितना हो जाएगा, 0। सो जब n की वैल्यू 1 होगी तो एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होगा, 0। अगर n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ पर अगर पुट करें 2 - 1 तो 0 to 1, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1। ऐसे यहाँ 3 होगा, 3 - 1 कितना हो जाएगा, यानी कि 0 से लेके n-1 तक इसकी वैल्यू चलती है। अब ये हो गया 0 1। अब अगर 3 की वैल्यू यहाँ पे हम डालें तो 3 - 1 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2, और ये कितना हो जाएगा, 3, फाइन। अब ये हमें क्या बताता है, एक तो इसने हमें क्या बताया कि सबशेल्स के बारे में, यानी कि अगर n शेल n1 होगा तो सबशेल कौन सी होगी, 0। अगर शेल नंबर 2 होगा तो सबशेल कौन सी होगी, 1। अगर सबशेल शेल नंबर 3 होगा तो सबशेल 2, 4 होगा तो 3, ठीक। अब इससे हम थोड़ी सी जो सबशेल्स की नेमिंग, जो इसके बिहाफ पे जो क्वांटम नंबर या L के बिहाफ पे जो सबशेल्स की नेमिंग है उसकी बात करें, तो नेमिंग ऑफ सबशेल्स, क्योंकि शेल्स का नाम तो लिख दिया है 1 2 3 4 या k एलिमेंट, तो सबशेल्स क्या होंगी, S P D F। G का अभी तक कोई डिफाइन नहीं हुआ है सेटअप फॉर द G, तो इसलिए हम G को नहीं यहाँ लिखते हैं। तो ये हो गई n की वैल्यूज, ये हो गया L, और ये हो गई उसकी शेप। अब एक चीज़ और, आपकी NCERT में देयर आर द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, तो हम यहीं पे डिस्कस करेंगे शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स को, कि S है वो सर्कुलर इन शेप होता है, P है इट इज़ अ डम्बल इन शेप, D इज़ डबल डम्बल इन शेप, और ये F की थोड़ी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड शेप्स होती हैं। सो इसको बुक्स में कम ही इसको बुक्स में एक्सप्लेन किया जाता है, ये बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द n। तो हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, वो बताता है हमें सबशेल्स के बारे में, ठीक है। अब n ने हमें सबशेल्स के बारे में बताया, प्लस हमें शेप ऑफ द सबशेल्स भी यहाँ से पता लग गया। अब दूसरी चीज़ इसमें कि वी कैन ऑल्सो गो फॉर द एंगुलर मोमेंटम, हम इसी से एंगुलर मोमेंटम को भी क्या है, निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकालेंगे, एक तो हमें L से क्या पता चला, L से हमें पता चला सबशेल्स के बारे में। दूसरा हमें पता चलता है
एल से एंगुलर मोमेंटम के बारे में, इसलिए हम इसे एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है। सो अब इसके लिए अगर हमें किसी भी शेल के एंगुलर मोमेंटम के बारे में जानना हो तो उसके लिए देयर इज अ सिंपल फॉर्मूला दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू एल प्लस 1 then it is h upon 2 pi. Fine. So this is the, अगर हमें किसी भी शेल के एंगुलर मोमेंटम के बारे में पता करना है तो हम इससे क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम के बारे में जान सकते हैं, जो कि शायद आपको अगर याद हो तो बोहर में भी पढ़ा था कि बोहर में भी इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली इन दोज ऑर्बिटल्स विच हैविंग द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई और NH अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे अगर हम L की वैल्यू 1 पुट करें तो क्या होगा, 1 2, तो कितना हो जाएगा √2 h अपॉन 2 पाई। तो इस तरह से हम सब शेल्स के लिए क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? दोबारा सुन लीजिए दोनों के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, एनर्जी ऑफ शेल्स, एनर्जी ऑफ शेल्स, और इसको हम डोनेट करते हैं n से। n आपने बहुत बार पढ़ा है, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 डिपेंडिंग अपॉन कितनी शेल्स। एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे हम डोनेट करते हैं l से, किसके बारे में बताता है, सब शेल्स के बारे में, प्लस सब शेल्स की हमें शेप्स के बारे में पता चला। ठीक है। अब अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करें तो l वेरी करता है फ्रॉम 0 टू n-1, यानी कि 0 से लेके n-1 तक इसकी वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है। और l हमें पर्टिकुलर शेल के एंगुलर मोमेंटम को भी डिफाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट ऑर्बिटल्स, और आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स। ठीक है। इसकी वैल्यू वेरी करती है, ml इज वेरी फ्रॉम -L टू +L। ठीक है। इसकी वैल्यूज वेरी करती हैं फ्रॉम -2 to +L। अब ये मैं ऑर्बिटल्स के बारे में क्या बताता है, अगर हम ऑर्बिटल्स के बारे में मतलब कि एक शेल के अंदर जो सब शेल्स है उस सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो सकते हैं वो हमें पता चलता है फ्रॉम योर दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब इसे हम करके देखें तो थोड़ा सा आपको और पता चलेगा। जैसे L की वैल्यू कौन कौन सी थी, 0 1 2 3। ठीक है। फिर L की वैल्यू के बाद हमने उसके बारे में क्या पता चला था, शेप्स के बारे में। 0 की शेप S P D F। ठीक। अब अगर हम इसकी ml की वैल्यूज की बात करें तो सबसे पहले है L की वैल्यू 0, तो ml की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। अगर हम L की वैल्यू को यहाँ पुट करें तो यहाँ पे L की वैल्यू 0 है तो इट मीन्स 0। अब L की वैल्यू अगर 1 है तो 1, यहाँ पे भी 1, ये भी 1, तो इसका क्या मतलब -1 0 +1, तो यहाँ कितनी वैल्यू बनेगी, -1 0 +1। क्लियर है? दोबारा बता रही हूँ, ये क्या है L क्या है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो हमें इसके बारे में बता रहा है सब शेल्स के बारे में, सब शेल्स की शेप्स के बारे में। अब सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, तो S सब शेल के अंदर कितना ऑर्बिटल है, 1। फिर हमारे पास L की वैल्यू 1 है, जब हम उसे इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से हमें आप कह सकते हो ऑर्बिटल्स के बारे में पता चलेगा। जैसे कि अगर L की वैल्यू है 2, तो 2 की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2, तो D में कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, -2 -1 0 +1 +2। ठीक है। ऐसे ही अगर हम L की वैल्यू 3 पुट करें तो कितना हो जाएगा, -3 -2
-1 0 +1 +2 +3। तो अब अगर हम पता चल जाएगा कि एक सबशेल के अंदर कितने कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, तो पता करें। 0 क्या है आपकी सबशेल, 0 उसकी क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो उसके अंदर जो ऑर्बिटल होगा वो कितना होगा 1। ठीक, उसके बाद p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे 3, p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे 3। ठीक है, उसके बाद d है, d के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे 1 2 3 4 5। तो d के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे 1 2 3 4 5। और 3 के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे 7 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ऑर्बिटल्स इसके हो गए। अब इन ऑर्बिटल्स को अगर हम नेमिंग करें तो कैसे करेंगे, n 1 2 3 4, n 1 है और क्या है इसकी जो ये शेप क्या है s, तो हम इसको लिख सकते हैं 1s, क्योंकि ये ऑर्बिटल्स कौन से होंगे 2p 2p1 2p2 2p3, चाहे आप इसको xyz करके भी लिख सकते हैं। d, तो ये सारे किसके ऑर्बिटल होंगे 3d के। कितने ऑर्बिटल है इसमें 5। ऐसे ही xyz xyz ये हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, और f के अंदर 7 ऑर्बिटल्स। ठीक, तो अब ml के अंदर अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये फाइंड करना है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यू फाइंड 2l + 1। जैसे l की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पुट करेंगे तो 0 + 1 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 1। अगर हमारे पास l की वैल्यू है 1, अगर हम l की वैल्यू है 1, तो हम ml में पुट करें 2l + 1, 2 × 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 2 + 1 3। तो कितने ऑर्बिटल्स हो गए 3। ठीक, अगर यहाँ पे l की वैल्यू हो जाएगी 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, अगर l की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। तो कितने ऑर्बिटल्स है 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से क्या फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, ये मैग्नेटिक ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला, जिसमें ml क्या है वेरी करता है फ्रॉम -l से +l तक। ठीक है, अब अगर हमें l की वैल्यूज पता है, जो कि हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर में ही डिफाइन करा कि अगर l की वैल्यू 0 है 1 है 2 है 3 है, इसे तो आप लर्न कर लो अच्छे से कि l की वैल्यू 0 है 1 है 2 है 3 है, तो s की वैल्यू 0 है तो s ऑर्बिटल, 1 है तो p, 3 है तो d, 2 है तो d, 3 है तो f। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमें कैसे पता चल रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमें इस फॉर्मूला से पता चल रहे हैं कि ml = 2l + 1। l की वैल्यूज आप पुट करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि कौन सी शेल के सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। सो दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट वन है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इज नथिंग एल्स, इट इज द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एट देयर ओन एक्सिस। ठीक है, सो फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन रोटेट एट देयर ओन एक्सिस। ठीक, अब इसमें हम वैल्यू लेते हैं +½ और -½ स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यूज +½ या -½ अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, यानी कि अगर आप उसको +1 से डोनेट कर रहे हो तो दूसरे एंटी क्लॉक को -1/2 से करोगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑपोजिट स्पिन से ही क्या करते हैं,
एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हमने आगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स और जो हमारे आगे के प्रिंसिपल्स है उसमें पढ़ना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। फाइन, आप इस चीज़ को दोबारा वीडियोस को रिपीट करके देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो और इसमें जो आपकी एनसीईआरटी में कुछ कंसेप्ट दे रखे हैं नोडल और नोडल एरियाज के बारे में, तो वो मैं जस्ट आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि these are the नोडल प्लेन्स। ठीक है, तो ये जो नोडल प्लेन्स होते हैं, यहाँ पे जो ग्राफ बता रखे हैं 1s 2s के लिए, ये बता रखा है कि जब इलेक्ट्रॉन 1s में होगा तो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगा। जैसे जैसे n का बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक, तो उसके बिहाफ पे उनके नोडल एरियाज बनते हैं। तो नोडल एरियाज क्या बताते हैं, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की ज़ीरो होती है, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल सकते। जैसे यहाँ पे ये नोडल एरिया, इस ग्राफ के अंदर ये जो नोडल एरिया अराइज करा है, ये नोडल एरिया ऐसा एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। तो दीज आर द अबाउट द नोड और यू कैन से नोडल सरफेसेस। ठीक है, सो आई विल डिस्कस वन यू कैन से आपको टोटल नंबर ऑफ नोड्स या एंगुलर नोड्स कैसे निकालनी है। तो आपकी बुक में यहीं पे फॉर्मूला दे रखा है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ नोड्स या एंगुलर नोड्स निकालनी है, यू कैन यूज़ दीज टू फॉर्मूलाज। नोडल के लिए n-1 और आपके एंगुलर नोडल के लिए n-l-1। ठीक, सो आप इसे बस जस्ट इसको आप ऐसे एज इट इज़ देख लीजिए। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको जो सरफेस बाउंड्री डायग्राम्स है वो बता ही दिए हैं। यहाँ पे जो हमने शेप्स के बारे में बात करी थी एज़ीमुथल में, शेप्स के बारे में बता ही दिया है कि डंबल है, डबल है, कैसी है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अदरवाइज दिस टॉपिक इज ऑलमोस्ट ऑल्सो कंप्लीट। फाइन, ओके, थैंक यू।